Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue dividend decision. So अभी तक हमने क्या कवर कर लिया था? अभी तक हमने दो अप्रोचेस कवर की थी. कौन सी? बोल दो जल्दी से. बोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल. अब हम आज नेक्स्ट कवर करेंगे, दैट इज मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच. अब इसमें क्या है देखो, अब ये क्या बोलता है. अभी जो लास्ट की दो अप्रोच थी वो क्या बोलते थे, अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो उससे प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर का क्या करेगा, इफेक्ट करेगा प्राइस ऑफ द शेयर, और जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, वो भी इफेक्ट होगी. ठीक है. बट ये क्या बोलता है, ये कुछ अलग ही बोलता है. ये क्या बोलता है कि हम अगर डिविडेंड पे करें या ना करें, इससे प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर पर, प्राइस ऑफ शेयर्स कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा उस पर, और जो इसकी जो वेल्थ है उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, पहले रीड करो एक बार. नेक्स्ट क्या लिखा, मोदी, गिलानी एंड मिलर हैज आर्ग्यूड दैट. अब ये दो अलग अलग पर्सन हैं, मोदी, गिलानी और मिलर. इन दोनों के आर्ग्यूमेंट है, फर्म डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स वैल्यू ऑफ असेट्स. जो उसकी वैल्यू ऑफ असेट्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बोल रहे हैं दोनों में आर्ग्यूमेंट है इसके रिगार्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इज लेस, इट्स रिटेन्ड अर्निंग will increase and also net worth and vice versa. अब इसका मतलब इसमें बोला कि अगर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो अगर कम करते हैं तो इसका मतलब क्या, रिटेन अर्निंग है वो इंक्रीज करेगी, और उसके बाद जो ऑल्सो नेट वर्थ ऑफ द किसकी, उसकी बिजनेस की, तो क्या होगी, नेट वर्थ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. और वाइस वर्सा का मतलब क्या, अगर हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं तो उस केस में क्या, रिटेन अर्निंग कम होगी इंक्रीज, और जो नेट वर्थ है वो भी कम इंक्रीज होगी. ठीक है. और देयर आर्ग्यूमेंट इट्स दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज अनअफेक्टेड. वैल्यू ऑफ द फर्म कब अनअफेक्टेड होगी, ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच व. अब इसमें क्या लिखा, कुछ एजम्पशंस हैं, अगर उन एजम्पशन को ये क्या कर लेते हैं, अडोप्ट, अगर वो एजम्पशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उस केस में तो क्या होगा, तुम चाहे डिविडेंड दो या ना दो, उससे ना शेयर प्राइस पर कोई इफेक्ट होगा और ना वैल्यू असेट्स पर. ओके. तो ना नेट वर्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या लिखा, पहला क्या, इसमें एजम्पशन क्या है, देयर आर नो पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. यहाँ पर कोई पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, दिस वन. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देयर आर नो स्टॉक फ्लोटिंग और ट्रांजेक्शन कॉस्ट. अगर कोई स्टॉक फ्लोट कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, फ्लोटिंग की कॉस्ट, कोई भी स्टॉक फ्लोटिंग की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, और कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं होनी चाहिए. तो दूसरी एजम्पशन ये है. और तीसरी क्या है, डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी. जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, के को. दैट्स इट. नेक्स्ट इज द फर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी. जो फर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है पॉलिसी वो क्या, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, किसी चीजों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है इन्वेस्टर एंड मैनेजर हैव द सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जो इन्वेस्टर्स हैं और सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी. जो इन्वेस्टर और मैनेजर हैव सेम इंफॉर्मेशन, जो इन्वेस्टर्स हैं और मैनेजर हैं उनके पास जो सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग. दैट्स इट. ठीक है. तो उसके बाद क्या लिखा, द रीजन गिवन बाय एमएम इज दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स बेसिक अर्निंग पावर एंड इट्स रिस्क क्लास. अब जो इसमें जो फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे डिटरमाइन की जाएगी, जो अर्निंग पावर है एंड इट्स रिस्क क्लास, and therefore that the firm value depend on its assets investment policy. जो फर्म की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑन असेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर. जो असेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन कहाँ कैसे इन्वेस्ट करने असेट्स को, उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड, फर्म की वैल्यू डिपेंड होगी, ना कि गुडविल पर, गुडविल पर नहीं, डिविडेंड पर. ओके. पॉलिसी रेदर देन on how earning are split between dividend and retained earning. मतलब उसमें इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या बोला है कि
इसमें जो फर्म की वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो, उसकी पॉलिसीज क्या है, क्या क्या पॉलिसी अडोप्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की, ना कि कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, कितना क्या रिटर्न अर्निंग कर रहे हो। ओके, एंड उसके बाद क्या लिखा है, MM demonstrated under the particular set of assumption that if a firm pays higher dividend then it must sell more stock to new investor। इसका मतलब क्या, अगर डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसके में क्या होगा, तो इसका मतलब है कि न्यू इन्वेस्टर देन इट मस्ट सेल मोर स्टॉक ऑफ न्यू इन्वेस्टर। अब इसका मतलब देखो, ये तो सिंपल है, ये लॉजिकल ही है। अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सबसे ज्यादा उसी की स्टॉक को बाय किया जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ये है, एक है RIL, रिलायंस है, ये है टाटा, ठीक है। अब इसमें देखो, हम शेयर प्राइस में देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं। इन्होंने डिविडेंड कितना दिया है, 20 पर शेयर, ठीक है, और इसने दिया 50 पर शेयर। अब बताओ इन्वेस्टर को किसके शेयर्स को सबसे ज्यादा बाय करेगा, किसके शेयर्स को बाय करेगा यहाँ पर, रिलायंस के या टाटा के। जिसको सबसे ज्यादा डिविडेंड जिसने दिया होगा तो वहां पर क्या कर, तो सबसे ज्यादा किसके इसके स्टॉक बाय होंगे, जो शेयर्स है, स्टॉक मीन शेयर्स, किसके बाय किए जाएंगे, रिलायंस के। तो रिलायंस के जब यहाँ पर शेयर्स बाय किए जाएंगे, इनका जो प्राइस है वो भी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको, इसका मतलब क्या है, अभी हमें उस प्राइस बढ़ने से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम मैं क्या समझा रहा हूँ कि टाटा और रिलायंस, इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करेगा उसी की जो स्टॉक है, शेयर्स है, सबसे ज्यादा उसी के क्या होंगे, सेल होंगे, और उसने कौन लेगा, नए इन्वेस्टर जुड़ेंगे उसके साथ, कंपनी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और उसके बाद क्या लिखा है, एंड दैट द शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी, शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी गिवन अप टू न्यू इन्वेस्टर एग्जैक्टली इक्वल टू द डिविडेंड, ओके, paid out. The value of the firm was not determined by the amount of dividend paid. अब यहाँ पर वैल्यू फर्म इसको अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं होगा, डिटरमाइन नहीं किया जाए कि कितना डिविडेंड आपने पेड किया, बट रेदर बाय द अर्निंग होना, रेदर देन बाय अर्निंग पावर ऑफ प्रोजेक्ट इन विच द फर्म इन्वेस्टेड इट्स मनी। और वो किसके थ्रू की जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म, अर्निंग पावर, उसके प्रोजेक्ट की, फर्म की इन्वेस्टमेंट, उसकी जो मनी है तो उसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज मैटर। तो इसमें मैटर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, ओके, इंस्टीड ऑफ डिविडेंड। और क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू MM मॉडल द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर डिविडेंड डिक्लेयर इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब जो MM मॉडल के अकॉर्डिंग है, जो हम क्या लिखा है, आफ्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो कैलकुलेट करेंगे MM मॉडल मार्केट प्राइस, तो वो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला क्या दिया है, P0 और क्या करेंगे, P1 प्लस में D1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में KE, दैट्स इट। यहाँ पर P0 का मतलब क्या है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस मीन्स, जो ये क्वेश्चन अभी करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करंट, इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। P1 का मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, और D1 का मतलब डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। और इसका मतलब क्या, 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर यही लिखा, P0 क्या है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, इसे बोले करंट मार्केट प्राइस, और के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और डिविडेंड टू रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक पीरियड के बाद, मतलब एक साल के बाद, ऐसे ही अज्यूम कर लो कि एंड ऑफ द ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और P1 मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ये है CMA इंटर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक C इंटर का क्वेश्चन है, वो भी कवर करेंगे अभी। तो पहले इसे कवर करते हैं, ठीक है। तो रीड करो क्या लिखा है, X लिमिटेड हैज 8 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितने लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2005। द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या बताया था मैंने अभी,
बताओ P0, तो P0 गिवन है ये, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग 6.4 पर शेयर एज डिविडेंड। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड देंगे, 6 रुपये 40 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट रिस्क क्लास विच कंपनी बिलोंग्स टू 9.6%, ये क्या दिया, के दिया है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, बेस्ड ऑन MM अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। यहाँ मार्केट प्राइस निकालना है MM अप्रोच के थ्रू, और व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इतना, तब क्या मार्केट प्राइस होगा, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो मार्केट प्राइस क्या होगा। ओके, तो ये डिविडेंड दिया है, D1 दिया ये, ठीक है। ये भी क्या करें, कंटेम्पलेटिंग करें, मतलब अभी तो डिसीजन ले ही रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करो पहले यहाँ पर, क्या अगर डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, तो पहला क्या आएगा, पहले में आएगा, पहले का A पॉइंट, डिक्लेयर डिविडेंड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला पहले लिखो, P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 अपॉन में क्या आएगा बताओ, P कहाँ से आ गया, 1 प्लस KE। देखो ये है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें P1 तो गिवन नहीं है, हमें क्या दिया, P0 गिवन है यहाँ पर, करंट मार्केट प्राइस। जब भी करंट मार्केट प्राइस बोले तो इसका मतलब क्या है, P0। तो P0 कितना है, 120, और क्या करेंगे, इक्वल टू P1, हमें यहाँ P1 निकालना है, और क्या करेंगे, प्लस D1 कितना है, 6.4, और देन 1.096 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो अब कितना आएगा, 120 इंटू में 1.096, ये आएगा 131.52, 131.52 इक्वल टू P1 प्लस में 6.4, और यहाँ कितना आएगा, P1 इक्वल टू 131.52 माइनस में 6.4, यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 6.4, यह आएगा 125.12। ओके, और इसके बाद दूसरा केस क्या है, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, B डिविडेंड not declared, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो उस केस में क्या होगा बताओ जल्दी से। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं कॉपी करेंगे सेम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, P0 अब P1 निकालना है, तो P1 निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से, P1 निकालना है तो पहले P0 तो दिया है 120 प्लस में P1, और ये 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं रहे, और यहाँ पर तो वही रहेगा 1.096। तो अब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, अब सेम वही आ जाएगा, कुछ नहीं है, दैट्स सॉरी, यहाँ पर P1 कर दो, P1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 131.52, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ है, अभी फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर टू फंड एन इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ ₹3.2 करोड़ बाय the end of the year assuming net income for the year will be 1.6 करोड़। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा है, देखो नेट इनकम कितनी दी है, इसमें लिखा है कि इस कंपनी है वो डिजायर क्या है, उसे कितने नए शेयर्स इशू करने कि उसे फंड कितना हो जाए, उसका फंड कितना चाहिए,
3.62 करोड़। ठीक है, इतना फंड चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बजट बनाया, उसका बजट कितना बनाया, 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो 3.5 करोड़ रुपए कैसे आएंगे, बाय इशूइंग देयर शेयर्स, है ना। और कुछ यहाँ प्रॉफिट में भी बचा होगा, तो इसमें क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्या लिखा उसके बाद लिखा है नेट इनकम फॉर द ईयर विल बी, उसकी इनकम कितनी, नेट इनकम है 1.6 करोड़। तो यहाँ पर निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उस केस में, और डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे टू अचीव फंड। कितना हमें अचीव करना है कि हमें हमारा फंड कितना हो जाए, 3.2 करोड़। ओके, तो यहां पर हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बी में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब यहां पर क्या है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, अगर डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर, और नॉट डिक्लेयर, डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकी नेट इनकम कितनी है बताओ जल्दी से। नेट इनकम है, नेट इनकम 1.64 करोड़, 1.6 करोड़। यहाँ पर भी आएगा 1.6 करोड़। ओहो, तो हम पहले एक साइड का निकाल लेते हैं। और इतनी इनकम है, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं बताओ जल्दी से। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 6.4, कितना, 6.4 डिविडेंड, मतलब 6.4 पर शेयर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 8 लाख शेयर्स है ऑलरेडी, तो 8 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। और पहले तो इतना करो, इसे हम पूरा उस प्रॉपर लिखते हैं, वैल्यू में लिख लेते हैं। 6 करोड़, 1.6 करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख, है ना। ऐसे लिख लो, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, और यहाँ पर भी आएगा 1 करोड़ 60 लाख। एक करोड़ 60 लाख। अब इसमें से डिविडेंड कितना दे रहे हैं, डिविडेंड उसे माइनस कर देंगे। डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं, कितना आएगा, 6.4 इंटू में 8 लाख, 51,20,000, 51,20,000 का हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड पेड कर रहे हैं 51,20,000 का, यहाँ पर डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। और इसे ये क्या, रिटर्न अर्निंग भी कहेंगे, इसे रिटर्न अर्निंग भी कहेंगे। ओके, रिटर्न अर्निंग। तो कितना आएगा, 1 करोड़ 60 लाख, यहाँ पर आएगा 1 करोड़ 88 लाख, 1 करोड़ 8,80,000, 1 करोड़ 8,80,000, और यहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख। ओके, अब इतना तो हमारे पास पहले से है, मतलब इतना रिटेन अर्निंग के थ्रू आ जाएगा। इतना हम क्या है, रिटेन अर्निंग को यूज कर लेंगे। मतलब हमें पूरा, हमें कितना फंड करना है, टोटल करना है 3 करोड़ 20 लाख। ठीक है, फंड रिक्वायरमेंट कितनी है हमें, फंड रिक्वायरमेंट 3 करोड़ 20 लाख की, है ना। 3 करोड़ 20 लाख है।
3,20,00,000। इससे क्या यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टमेंट बजट है ना। इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, इन्वेस्टमेंट बजट है कितने का, 3,20,00,000 का है ना, 3,20,00,000। और हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी कितना है, रिजर्व कितना है, ये रिजर्व है। तो रिजर्व हमारा कितना है, रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास है 1,08,80,000, इधर है 1,60,60,00,000 है ना। तो रिजर्व, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, रिजर्व रिजर्व को माइनस करेंगे। ये है ए आ गया, ये है बी, और हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट या फंड रेज, यहाँ लिख दो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, या तो रेज फंड बाय इशू शेयर्स, ये भी लिख सकते हो, रेज फंड बाय इशू शेयर, क्योंकि जो फंड हमें मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, जो फंड यहाँ पर आएगा मतलब उतना हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करने के, शेयर इशू करके हम क्या करेंगे, उसे उस फंड को हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी में से ए को माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा, 3,20,00,000। 3,20,00,000 माइनस में 1,08,80,000, यहाँ पर आएगा 2,11,20,000। यहाँ आएगा 2,11,20,000। ठीक है, अब इस साइड कितना आएगा, इस साइड करो, 3,20,00,000 माइनस में 1,60,00,000, 1,60,00,000 ही आएगा यहाँ पर, 1,60,00,000। ठीक है, 1,60,00,000। अब हमने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तब उसकी प्राइस कितना था, प्राइस कितना निकल के आया था उसका, अब यहाँ पर क्या करोगे, मार्केट प्राइस से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो फंड रेज करने के लिए मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था P1, यहाँ पर क्या आएगा, P1 वाला मार्केट प्राइस आएगा। देखो कितना आया था पहले, जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे तो तब कितना था मार्केट प्राइस, 125.12, तो इससे डिवाइड करोगे 125.12, और इस साइड कितना था, इस साइड आया था डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा तो 131.52, 131.52। तो क्या निकल के जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। राउंड ऑफ करके मैं यहाँ पर लिखूंगा, राउंड ऑफ करके लिखूंगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 2,11,20,000। इस साइड का कर लेते पहले, 131.52, ये आ रहा है 1,21,655, 1,21,655 शेयर। राउंड ऑफ मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, और इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 2,11,20,000 डिवाइड करोगे 125.12, ये आएगा 1,68,900 नहीं 797, 797। ये राउंड ऑफ कर दोगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ में करके लिख देता हूँ, 1,68,798 शेयर। ठीक है,
तो हम अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 1,68,798। ओके। और अगर हम अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 1,21,655। ओके, 1 करोड़ ही निकल के आ रहा है क्योंकि करोड़ में वैल्यू है ना, इसलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं? 1,68,798 और इधर कितने? 1,21,655। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे किसका? सीएमए इंटर का। सीए इंटर का, सॉरी, ये था सीएमए इंटर का। अब नेक्स्ट है सीए इंटर का होगा। क्वेश्चंस दोनों में सेम है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, सी एंटर का है। ठीक है, सी एंटर इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो इसमें देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। RST लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। RST लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? 10 लाख की है और इक्विटी शेयर कितने की? ₹100 ईच है। द शेयर आर करेंटली कोटेड एट पार। करेंटली कोटेड मीन्स करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस मीन्स P0। तो P0 कितना दे रखा है? P0 बोला है जो कोटेड है एट पार पर। एट पार का मतलब जो जितने का शेयर है 100 का, तो उसी पे पार पर ही क्या कर रखा है? कोटेड कर रखा है। और उसका लिखा है द कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द लिखा है ना, तो D1। तो D1 कितना है? 10। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द रिस्क क्लास ऑफ विच ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू 12%। मतलब के दिया है, के कितना दिया? 12%। सब लिख लो पहले, ऐसे अलग अलग कर लो। और उसके बाद के लिए कंप्यूट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ कंप्यूट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब P1 कैलकुलेट करना है। P1 कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब P1। और क्या लिखा है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो क्या होगा, और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा। पहले हम दो चीजें कर लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे क्या लिखा उसमें, या तो हम वो भी रीड आउट कर ही लेते हैं साथ ही में। अज्यूमिंग दैट द कंपनी पे द डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट 5 लाख एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakh ड्यूरिंग द पीरियड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, यूज MM मॉडल। अब इसमें लिखा है हमें अज्यूम करना है कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, तो उस केस में नेट प्रॉफिट भी गिवन है, तो और फर्म को कितनी फंड के इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड चाहिए उसे 10 लाख का उन्होंने बस बजट बनाया कि वो 10 लाख क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने न्यू इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, और किसका यूज करना है? MM मॉडल का। तो पहले हमें क्या करना है? प्राइस निकाल लेते हैं दोनों, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तब और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तब। तो पहले क्या करेंगे? इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उस केस में बताओ क्या होगा? P0 इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस में D1 अपॉन में KE और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। कर दो जल्दी से। और हमने यहाँ पर निकाल ही दिया सब कुछ, क्या क्या दिया? P0 दिया ये 100, D1 10 है, P0 है 100 और क्या है? इक्वल टू D1। P1 हमें तो कैलकुलेट P1 करना है प्लस D1 के 0 रहेगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ना, नॉट डिक्लेयर। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1.12 आएगा। अब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 112। तो 112, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P1 112। ठीक है, और इफ डिविडेंड डिक्लेयर, इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा बताओ? P0 इक्वल टू P1 प्लस में D1 अपॉन में 1 प्लस KE, तो 100। ठीक है, इक्वल टू P1 और डिविडेंड कितना है? 10। डिविडेंड 10 था ना, और उसके बाद क्या आएगा बताओ? 1.12।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 112। तो 112 आ गया ये इक्वल टू P1 प्लस में 10, ठीक है। और अब क्या आ जाएगा P1 इक्वल टू कितना आएगा 112 माइनस में 10, तो कितना आएगा बताओ ये 102, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तब तो मार्केट प्राइस कितना आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना आएगा 102। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो उस केस में फंड की रिक्वायरमेंट है 10 लाख की, और तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं कितने आएंगे, हमें न्यू इशू करने पड़ेंगे। तो रेज फंड को रेज करने के लिए तो हमें पहले क्या करना है इसमें अब देखो दूसरा क्या बोला है, इन्हें फंड कितना फंड इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, इन्वेस्टमेंट बजट वो है 10 लाख का। क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ लिया, रीड आउट कर लिया, देखो दिमाग में बैठ गया ना। कैसे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ बताओ जल्दी से, मेडिटेशन। If you want to increase your memory power, catching power, then you should go for what? Meditation. Meditation means self introspection, खुद को झांकना खुद के अंदर। तो बाद में वो बातें करेंगे। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है 10 लाख की, और उसके बाद इसमें क्या लिखा है नेट इनकम कितनी, नेट इनकम बोला है, नेट इनकम है कितने की है, नेट इनकम है यहाँ पर बताओ कितने की है 5 लाख की। और हमें नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या चाहिए, शेयर्स कैपिटल। एग्जिस्टिंग शेयर्स कैपिटल कितनी है, शेयर्स कैपिटल है 10 लाख की, 10 लाख की थी है ना। और उसमें क्या दिया था 100 रुपीज ईच के थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 10,000 आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 10,000 आ गए नंबर ऑफ शेयर। ये शेयर कैपिटल नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑलरेडी है। कितने नंबर ऑफ शेयर 10,000 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें टोटल डिविडेंड कंपनी कितना डिक्लेयर करेगी, टोटल डिविडेंड बताओ जल्दी से। डिविडेंड टोटल कितना होगा, देखो 10,000 शेयर्स हैं और ईच कितने के 10 रुपए का ईच है, तो 1 लाख डिविडेंड हो गया ना। तो अब हम यहां पर करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे। तो पहले क्या आएगा नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम है 5 लाख की। मैं अब क्वेश्चन नहीं देखूंगा, ऐसे कर दूंगा बिना क्वेश्चन देखे। और इसमें देखो डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड हमने दिया है 1 लाख। देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था ना कितना 1 लाख डिविडेंड आ गया। तो क्या आ जाएगी रिटेन अर्निंग आ जाएगी, रिटेन अर्निंग, इसे हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग कितनी है 4 लाख। इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, इन्वेस्टमेंट बजट है 10 लाख का, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग कितने की है, रिटेन अर्निंग है हमारे पास 4 लाख की, 4 लाख पहले से है। तो हम इतना क्या कर लेंगे, ये हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट कर लोगे, पहले से हमें इतना है, ठीक है, इतना तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फंड रेज्ड बाय इशू न्यू शेयर्स, इतना भी लिख दोगे ये भी सही है। शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू करने के लिए कितना फंड हमें रेज करना पड़ेगा, फंड कितना रेज करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 6 लाख आएगा। और हमने अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो
उस केस में P1 कितना आया था, जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में P1 आया था 102। देखो ये देखो आया था ना, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो अब क्या करोगे, 6 लाख को इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने आएंगे, 6 लाख, 6 लाख है ना, 6 लाख इसमें डिवाइड कर दो 102, नॉट 120, 102 से डिवाइड कर दो 102 तो कितना आएगा, 6 लाख यहाँ पर आ रहा है 5882 शेयर्स। ये है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 5882, राउंड ऑफ करने के बाद इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, अब हमने MM अप्रोच भी कर लिया, अब तीनों अप्रोच से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे स्टेडीमेट के। नेक्स्ट क्लास से हम ये करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा इसमें, आज हमने सीखा MM अप्रोच से क्या करना, कैलकुलेट करना प्राइस, और हमें अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट बजट बनाया तो उस केस में क्या हमें कितना फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं टू बताओ, टू गेट टू अचीव, मतलब बजटेड इन्वेस्टमेंट। बजटेड इन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने सीखा है आज, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। ये तो मिलर मॉडल क्या बोलता है बताओ जल्दी से। मिलर मॉडल बोलता है कि अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, उससे प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर की जो नेटवर्थ है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, और हमेशा याद रखना, एजम्पशन को याद रखना है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये थ्योरी में पूछ सकता है 4-5 नंबर में, 3 मार्क्स में पूछ सकता है, और 3 मार्क्स में नहीं अगर तो ये किस में पूछ सकता है बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है इसमें से कोई भी। ठीक है, तो ये तक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो चाहे CM इंटर के हो या CA इंटर के हो। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू डिविडेंड डिसीजन। Okay, so if you like this video, do the like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.